क्या लगता है कि जो असल में मांग थी भू कानून की, वो किस हद तक पूरी हुई है? तो मुझे तो बिल्कुल भी कहीं नहीं लगता कि ये उत्तराखंड की ज़मीनों को बचाने का कानून है। ये लगता है कि ज़मीनों को बेचने का ही कानून है। उत्तराखंड क्रांति दल, आप उस पार्टी में गए, फिर उस पार्टी को छोड़ दिया। चाहे वो डीडी पंत की विचारधारा हो, इंद्रमणि बडोनी जी की विचारधारा हो या विपिन त्रिपाठी जी की विचारधारा हो, हम उसको आगे ले जाएँगे। पर वो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो उत्तराखंड क्रांति दल से ही आगे ले जा सके। वो हुँ। किसी भी और स्वतंत्र तरीके से ले जाई जा सकती है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मुद्दे सिर्फ इसलिए उठाए जाते हैं कि उन्हें राजनीति में कदम रखना हो। आप लोग कैसे राजनीति में आए? एक 2 तरह से चीज़ होती है। कुछ लोग सिर्फ करियर बनाने के लिए आते हैं। हम कभी करियर बनाने के लिए इस फील्ड में आए नहीं। हम तो अपना करियर छोड़ के इस फील्ड में आए। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनकी मुख्य प्रवक्ता भी यहाँ पर कुछ दिन पूर्व आई थी, तो उन्होंने तो साफ ये बात कही है कि जो जितने भी ये युवा चुनावी मैदान में उतरे हैं, इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी चुनावी मैदान में आने की। कम्युनिस्ट पार्टी से आए हुए व्यक्ति जो कांग्रेस में आ गए, उनको टिकट देना तो जल्दबाजी नहीं, उनको एमपी का चुनाव लड़ाना जल्दबाजी नहीं है। तो या उत्तराखंड का युवा चुनाव लड़ेगा तो वो जल्दबाजी है? नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स पे लगातार हमारे ऐसे ऐसे मेहमान आते हैं जो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो बहुत ही युवा हैं, और युवा होने के साथ साथ इन्होंने उत्तराखंड के कई मुद्दों को आगे लाने की कोशिश की है और उन पर अपनी बात रखने की और उनके लिए अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश की है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं लूसन टुडोरिया जी का। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद सीमा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। सर, मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ, सीधी शुरुआत करती हूँ। आप लगातार भू कानून की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि भू कानून को आप किस तरह से देखते हैं और क्यों इसकी इतनी माँग उठ रही है? देखिए, भू कानून की लड़ाइयाँ जो पहले भी लड़ी गई है, अब हमें लड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है कि जो राज्य आंदोलन जब हो रहा था तो हमेशा से एक जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी है या उत्तराखंड के मूल निवासी थे, उन वो कहीं न कहीं अपने जल-जंगल ज़मीनों के अधिकारों की बात कर रहे थे कि एक राज्य बनेगा, उस राज्य में हमारे पास अपनी ज़मीनों को बचाने के अधिकार मिलेंगे और तमाम तरह से वो अधिकार मिलेंगे जिससे जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, उसका जो संस्कृति है, समाज है, हर तरीके से उसका संरक्षण होता रहे। परंतु राज्य बनने के बाद कोई भी ऐसा कठोर कानून बना नहीं, तमाम हुँ। सरकारें आई, तो उसके बाद कोई ऐसा कठोर कानून बना नहीं जिससे यहाँ की ज़मीनें बच सके। और 2018 में तो मतलब सारी सीमाएँ पार हो गई थी जब उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे उस समय जो तत्कालीन भाजपा की सरकार थी, उन्होंने एक ऐसा कानून लाया कि कोई भी जो भूमि का जो हमारे पास अधिकार था बचा-खुचा, वो भी खत्म कर दिया था। तमाम तरह से सीमाएँ खोल दी थी कि कोई कितनी भी ज़मीन जो अन्य राज्य का व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है, वो उत्तराखंड में खरीद सकता है। जी। तो उसके बाद जो ज़मीनों की एकदम से खरीद-फ़रोख्त शुरू हुई, बड़े स्तर पे हुई, तमाम तरह से हमने ये देखा कि बहुत ही बड़े लेवल पे ज़मीनों की बिक्री हो रही है, बड़े-बड़े भूमाफिया आ रहे हैं, बड़े-बड़े पैचेज़ में ज़मीनें खरीद रहे हैं, फिर उसको हुँ। बेचने का काम कर रहे हैं। तो इससे हमें थोड़ा ये लगा कि इससे उत्तराखंड की जो हमारी जो एक राज्य बनने का जो अवधारणा थी, जो एक पर्वतीय राज्य की अवधारणा थी, जो शहीदों के सपने थे, तो उससे कहीं न कहीं राज्य पूरी तरह से भटक रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहेगा, यही का अगर ज़मीनों की ऐसी बेधड़क खरीद-फरोख्त चलती रहेगी, तो इससे उत्तराखंड का जो परिदृश्य है या जो हमारा उत्तराखंड है, वो कहीं न कहीं बिल्कुल एक किताबों में रह जाएगा, सिर्फ़ नाम का उत्तराखंड रह जाएगा। तो हमें लगा कि इस अगर राज्य को दोबारा से बचाना है या इस राज्य के को अगर इसका जो पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा है इसको बचाए रखना है, इसको संरक्षित करके रखना है, तो इस जो का जो 2018 का जो कानून पास आया था वो कि उसका विरोध करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये दोबारा से इस ज़मीन जल-जंगल ज़मीन के मुद्दों को लोगों के बीच ले जाना शुरू किया, जिसमें तमाम तरह से हमने लोग जोड़े, पूरे प्रदेश हुँ। भर के लोगों के साथ बैठकें करी, घर-घर गए, गाँव-गाँव गए, महिलाओं के साथ बैठकें करी, जहाँ-जहाँ हमने रैलियाँ करी, वहाँ चर्चाएँ करी। तो उसके बाद जो एक बड़ा आंदोलन तभी खड़ा हो पाया इस प्रदेश में कि लोगों के साथ हमने संवाद किया और लोगों को बताया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा ऐसा जन विरोधी कानून या राज्य हुँ। विरोधी कानून आ चुका है। जिससे उनकी ज़मीनों की जो खरीद-फ़रोख्त है, उसकी खुली छूट दे दी गई है। तो जब लोगों के पास गए, जब लोगों को पता चला, उसके बाद जब आंदोलन खड़ा हुआ और तमाम तरह से आप जानती हैं जो तमाम घटनाक्रम रहे, तो इसलिए हमें ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ी कि एक अगर हमें अपनी ज़मीनों की रक्षा करनी है, अपनी संस्कृति की ज़मीन हमारे अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा होता है। किसी भी व्यक्ति का जो आधार होता है, वो ज़मीन ही होती है। किसी भी समाज का जो आधार है,
उसकी ज़मीन है, उसकी संस्कृति है, तो उसको बचाने के लिए जो तमाम तरह से आंदोलन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम ही जल, जंगल, ज़मीन की बात कर रहे थे, तमाम राज्यों में भी होती है। और इस राज्य में भी जब उत्तराखंड का ये जो हिमालयी भूभाग है, पहले भी जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो उस आज़ादी के आंदोलन के समय भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ हम आज़ादी माँग रहे थे, हम तमाम तरह से ऐसे भी आंदोलन हुए इसी राज्य में, ये इसी हुँ, हुँ। उत्तराखंड के हिमालय भूभाग में, जिसमें लोग अपने जंगलों पे अधिकार चाहते थे। चाहे वो अंग्रेज़ भी एक समय वो वन अधिकार का हनन करने लग गए थे, उस समय भी बड़े आंदोलन हुए कि हमें जंगलों के अधिकार, स्थानीय लोगों ने बोले हमें जंगलों के अधिकार वापस चाहिए। तो हम तो हम तमाम तरह से हम तो वो समाज रहे हैं जो अपनी ज़मीनों के लिए, अपने जल जंगल ज़मीनों के अधिकारों के लिए तमाम तरह से लड़ता रहा है। तो हमने भी दोबारा से इसलिए सोचा कि लड़ना तो पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये ज़रूरत पड़ी कि भू कानून के लिए हम सबको लड़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। तो उसके तरह इसलिए हम लोगों को लाए, सड़कों पे लाए और आंदोलन किया। सर, कभी ऐसा नहीं लगता, देखो कानून तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कानून पास होते हैं, लेकिन डिपेंड ये भी तो करता है ना कि जनता उसको कितना अपना रही है। अगर देखा जाए तो जो ज़मीनें बिकी हैं, उसका कुछ श्रेय या बहुत बड़ा श्रेय जनता को भी जाता है। तो क्या लगता है कि इसमें जनता का कितना रोल था और ज़्यादा समझने की ज़रूरत किसको है? देखिए, बिल्कुल देखिए ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप अपनी ज़मीनें बेचिए ना। हुँ, मतलब मैं आपको एक स्थिति, मतलब प्रैक्टिकल स्थिति बता रहा हूँ कि हमारे सिस्टम ने इस तरह से मजबूर कर दिया है। अब कोई व्यक्ति गरीब है, पहाड़ का कोई व्यक्ति जिस पे संसाधन नहीं है और उसको अपने किसी बीमार किसी परिवारजन का इलाज करना है, और वो कहाँ आएगा? ऋषिकेश, हुँ, देहरादून के हुँ, महँगे अस्पतालों में आएगा। वहाँ स्थिति ऐसी हो जाती है कि इतना महँगे-महँगे जो जो आपकी तीरंदारी के हो जाते हैं, इलाज का खर्च हो जाता है, तो लाखों में हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा महँगा हो जाता है। हुँ, तो बहुत लोग तो उसी चक्कर में अपनी ज़मीनें बेचने शुरू कर देते हैं कि भई हम क्या करें? हम कहाँ से लाएँ एकदम से इतना पैसा? तो वहाँ उनको ज़मीनें बेचनी पड़ती है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, कहाँ से इतना पैसा लाएँगे? आजकल शिक्षाएँ भी तमाम तरह से महँगी हो रही हैं, कॉलेजों में काफ़ी महँगी फ़ीस हो रही है। हुँ, हुँ, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको फ़ीस महँगी हो वो ज़मीनें बेचनी पड़ती है। तो इसमें हम दोष, मतलब अगर अब एक मजबूरी है एक व्यक्ति की, है ना? हम मतलब उस व्यक्ति की मजबूरी को भी समझ रहे हैं। हम जब गए गाँवों में, हम तमाम तरह से बातें हैं, तो हम इसी उसमें आए कि ये सिस्टम ने इस तरह से मजबूर कर दिया है इंसान को, उत्तराखंड के, कि उस व्यक्ति को मतलब कि अपनी ज़मीन बेचने को भी बिल्कुल इमरजेंसी में मजबूर होना पड़ रहा है, तब जाके हुँ, वो अपनी ज़मीन बेच रहा है। कोई अपनी, जो आप ज़्यादातर देखेंगे, कोई पहाड़ का निवासी कोई शौक से अपनी ज़मीनें नहीं बेच रहा है, उसकी बिल्कुल मजबूरी हो जा रही है, तब वो ज़मीन बेच रहा है। हिमाचल यहाँ से थोड़ा अलग रहा, हिमाचल को भी पता था कि पंजाब उससे लगा हुआ राज्य है। जब हिमाचल भी बना था, तो उनको ये पता था कि पंजाब के जो लोग हैं, उनका संसाधन के रूप में भी मजबूत हैं, हर तरीके से मजबूत हैं। तो उन्होंने जो उनके पहले मुख्यमंत्री थे यशवंत सिंह परमार जी, तो वो समझ चुके थे कि अगर ऐसा रहेगा कि तो हिमाचल की सारी ज़मीनें पंजाबियों के पास चले जाएँगी और पंजाबियों का जो वो है वर्चस्व, वो हिमाचल में हो जाएगा। तो इसलिए हुँ। उन्होंने ज़मीनों का कानून बनाया और मजबूत कानून बनाया। तो वही गलतियाँ हमारे साथ हुई कि हम शुरुआत में ही उत्तराखंड में कोई ज़मीन का कानून नहीं बना पाए। लोग देखिए, लोगों को जागरूक करने की बात होती है, कभी हमारी सरकारों ने जागरूक करने की कोशिश नहीं करी, अपनी ज़मीनों को बचाने की बात करने की कोशिश नहीं करी और ये अल्टरनेट नहीं दिया जनता को कि आप अगर अपनी ज़मीनें नहीं बेचेंगे, आप उस हुँ, ज़मीन से कमाने का हम साधन नहीं देंगे, तो आप करें क्या? तो हुँ। ऐसे अल्टरनेट नहीं दिए गए, तो उसके बाद लोगों की बहुत ज़्यादा मजबूरी रही होगी, तो वो अपनी ज़मीनें भी उन्होंने बेची। परंतु आज थोड़ा-सा माहौल बदल रहा है, अब लोगों के अंदर जागरूकता भी आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि सरकार कानून लाए ना लाए, हम अपने स्तर पे अपनी ज़मीनों को बचाने के काम करेंगे। बहुत सारे हमारे जो आंदोलन के बाद बहुत सारे गाँव से फ़ोन आए, उन्होंने अपने जो अधिकार है, उनका प्रयोग किया और गाँव-गाँव में मीटिंग हुई कि अब हम अपनी ज़मीन किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देंगे। हुँ। तो तमाम तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी थी, परंतु लोगों के अंदर बात समझदारी भी आई है, समझ भी गए हैं और अल्टरनेट, कहीं न कहीं उस अल्टरनेट की बात भी करनी ज़रूरी है कि अगर इंसान अपनी ज़मीन बेचे ना, तो सिस्टम उसको कहीं न कहीं से उसको इतना मतलब सेल्फ सफिशिएंट बना दे कि उसको कहीं ज़मीन बेचने की ज़रूरत ना पड़े और वो खुद में ही, चाहे वो अस्पताल के इलाजों में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो अन्य चीज़ों में हो, सिस्टम उसकी कहीं न कहीं से सहायता कर सके। सिस्टम की बात आई है, सरकार की बात आई है। सरकार ने अभी सदन में भू कानून को पास कर दिया, उसके लिए नियम बना दिए। तो क्या लगता है कि जो असल में माँग थी,
भू कानून की, वो किस हद तक पूरी हुई है? देखिए जो अभी कानून आया है जिसका खूब ढोल पीटा जा रहा है कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी बोल रहे हैं हुँ, कि हुँ। उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून आया है, बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी कहीं नहीं लगता कि ये उत्तराखंड की ज़मीनों को बचाने का कानून है, ये लगता है कि ज़मीनों को बेचने का ही कानून है। क्योंकि सबसे पहले तो आपने उस कानून में 2 जिले छोड़ दिए, हरिद्वार और हुँ, ऊधम सिंह नगर। या तो उत्तराखंड सरकार हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर को उत्तराखंड का पार्ट नहीं मानती या हिस्सा नहीं मानती। दूसरी बात है कि आपने उन द जो 2 जिलों में सबसे ज़्यादा कृषि आधारित ज़मीनें हैं। दूसरी बात है कि आप एक और कह रहे हैं कि यूसीसी कि समान कानून हुँ। सबके लिए। तो आपने एक कानून बनाया है ज़मीन का कानून, भू कानून जिसको आप बोल रहे हो और आपने उस भू कानून पहाड़ों के लिए अलग बना दिया है और हरिद्वार, उधम सिंह नगर के लिए। ये तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक और आप ढोल पीट रहे हैं कि मैं हम यूसीसी लाए हैं, हम समान नागरिक संहिता कर रहे हैं, हम सबके लिए एक कानून बना रहे हैं। उसी राज्य में फिर आप भू कानून ला रहे हैं जिसमें आप 2 जिले छोड़ रहे हैं और बाकी पर्वतीय क्षेत्रों को ला रहे हैं। उसमें भी आप लगाइए 2 जिलों की बात नहीं है, ये कम से कम 20 विधानसभाएँ हैं। हुँ, तो 70 में से 20 विधानसभाओं का आपने अलग कानून बना दिया है। और 50 विधानसभाओं का अलग कानून बना दिया। उसमें भी आपने क्या लिखा है भू कानून में कि इस भू कानून से नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ, नगर निगम सब दूर रहेंगे। मतलब कि ये नगर पालिका में लागू नहीं होगा, नगर निगम में लागू नहीं होगा और नगर पंचायतों में लागू नहीं होगा। तो आप बताइए ऋषिकेश से आप अगर आप ऊपर चढ़ें ऋषिकेश, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, आपका कर्णप्रयाग हो गया, गौचर हो गया, आपका गोपेश्वर हो गया, आपका गैरसैंण हो गया, जोशीमठ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, भिकियासैंण हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया। इन नगरीय क्षेत्रों में या नगर पंचायत क्षेत्रों में इन जगहों में जब ये कानून ही लागू नहीं हो रहा तो फिर बचा क्या? हुँ। 20 विधानसभाओं में नहीं हुआ और ये जो मैंने सारे आपको क्षेत्रों के नाम गिनाए इनमें भी ये कानून लागू नहीं हुआ। तो फिर ये कानून किसके लिए लागू हुआ है? तो ये जो कानून है, जब ये लागू ही इन सब जगहों को छोड़ के हुआ है, तो ये फिर किन जगहों के लिए लागू हुआ है सरकार स्पष्ट कर दे। तो ये कहीं न कहीं जो ढोल पीटा जा रहा था कि ये मजबूत भू कानून लागू हुआ है, भू कानून लागू नहीं हुआ। ये हमारा जो 1950 का उत्तर प्रदेश जमींदारी और विनाश और जो कानून चल रहा है, जो कानून बना था उत्तर प्रदेश के समय 1950 के समय जो बना था, उसमें एक संशोधन मात्र है। तो हुँ। उत्तराखंड का एक नया भूमि कानून जो बनना चाहिए था, वो अभी तक बना नहीं और उत्तराखंड को एक अपना भू कानून चाहिए था, जिसके बारे में बात होनी चाहिए थी विधानसभा के अंदर, चर्चा होनी चाहिए थी और वो चर्चा नहीं हुई, ना वो कानून बना। तो मात्र ये जो उत्तर प्रदेश के समय से चल रहा जो एक हमारा एक कानून है, उसमें एक संशोधन है। बाकी जो उत्तराखंड को अपना एक भूमि कानून चाहिए था, वो भूमि कानून तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ़ छलने का काम हुआ है। बिल्कुल छलने का काम हुआ है और आप छल भी रहे हैं, ऊपर से आप ढोल भी पीट रहे हैं कि हमने बहुत मजबूत कानून लागू किया है। आपने लोगों के साथ चर्चा नहीं करी, लोगों के साथ बात नहीं करी। आप अपना एक ड्राफ्ट बना के आपने विधानसभा के अंदर पेश किया और पास करा दिया और मतलब कि आपने जनता से एक बार मतलब सुझाव तो पहले भी माँगे थे, पर उन सुझावों पे कितना अमल किया, कितना नहीं किया, क्योंकि आपने वो जनता के सामने रिपोर्ट पेश नहीं करी कि जो जनता की तरफ से जो सुझाव आए थे। तो ये सब छलने का काम है और इस ज़मीन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और हमारी अस्मिता से जुड़ा सवाल है और इस सवाल पे आप अगर जो इतना आंदोलन चल रहा था, इतनी सड़कों पे जो लोग आए थे, तमाम पहाड़ों में एक उबाल था। ऋषिकेश, देहरादून में इतनी बड़ी रैलियाँ हुई, गैरसैंण से लेके मतलब हुँ। गढ़वाल, कुमाऊँ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, जहाँ बड़ी संख्या में लोग ना आए। तो ये सरासर उन लोगों का भी अपमान है जो सड़कों पे आए थे, जिन लोगों ने भू कानून की माँग करी थी। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप ढोल भी पीट रहे हैं और ऊपर से आप एक ऐसा कानून लाए हैं जिससे उत्तराखंड की ज़मीनें नहीं बच रही हैं। मैं अभी भी इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक में तमाम तरह से रील दिख जाएँगी आपको जहाँ लोग प्रॉपर्टी डीलर्स तमाम तरह से जो बाहरी प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं, कोई भी हैं, वो हुँ। लगातार अभी भी ज़मीन बेचने की रील्स डाल रहे हैं कि यहाँ आप आइए, इस गाँव में आइए, बहुत ज़मीनें हैं, लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितने इस कानून के जब ये पेश हुआ था उसके अगले दिन से ये रीलें आना शुरू हो गई थी। और अभी हुँ। भी आप देखें जो तमाम तरह से देख देख लीजिएगा उसमें लिखा हुआ है कि कानून होने के आने के बाद भी आप उत्तराखंड में ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये धरातल की स्थिति है, धरातल में जाना चाहिए अगर मुख्यमंत्री जी सच में सोचते हैं कि उत्तराखंड का कुछ भला होना चाहिए, यहाँ की ज़मीनें बचनी चाहिए, तो धरातल में एक बार खुद जाना चाहिए, देखना चाहिए कि स्थिति क्या है। क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा कि आप मुख्यमंत्री आवास में बैठ के बड़े-बड़े फैसले ले लें और उसका फिर बड़े-बड़े पोस्टरबाजी कर लें।
पोस्टरबाजी से तो ज़मीन बचेगी नहीं, ना पोस्टरबाजी से उत्तराखंड बचेगा। हुँ, उत्तराखंड बचेगा ज़मीन के मजबूत कानून से, और यहाँ की जब आप क्षेत्रीय जो हित हैं, उसकी बात करेंगे तभी उत्तराखंड बच पाएगा। दिल्ली जाने से थोड़ी ना उत्तराखंड बचेगा। ये तो राज्य में जब आप हिमालय का कोना नापेंगे, हिमालय के लोगों से मिलेंगे, अंतिम व्यक्तित्व से मिलेंगे, उसकी समस्या जानेंगे, तब उत्तराखंड बचेगा। तब यही है जो बात है कि आप अपनी इसको अपना प्रमोशन आप करते रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ग्राउंड की जो स्थिति है, ग्राउंड के जो लोग हैं, उनके लिए सोचना पड़ेगा, वरना आप भी एक मुख्यमंत्री, तो इस उत्तराखंड तो मुख्यमंत्रियों की फैक्ट्री रही है। आप भी एक फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट माने जाएँगे, और कोई एक जो काम है जनहित का, या जो एक होना चाहिए था, वो हुँ। काम आप नहीं करके जाएँगे तो जनता भी आपको भूल जाएगी, ना जनता फिर आपको भी एक बोलते हैं कि उसी लिस्ट में लाएगी जिस लिस्ट में अन्य लोगों को रखा ही है, जिन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। तो ये हैं तमाम तरह से जो चीज़ें हैं जिससे हमें भी पीड़ा होती है कि आप एक युवा मुख्यमंत्री बन के आए थे, आपसे तमाम तरह से लोगों की आकांक्षाएँ थी, उम्मीद थी। परंतु आप भी अगर वही काम करेंगे तो इससे पता चलता है कि जो चरित्र है सत्ता का, और जो ये राष्ट्रीय पार्टियों का जो चरित्र है, इससे बहुत ही ज़्यादा उत्तराखंड के जो स्थानीय निवासी हैं उनको नुकसान पहुँचा है। बिल्कुल सर एक बात मैं पूछना चाहूँगी और एक बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब चला और ये राज्य जब बना, तो एक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, जिनकी भूमिका मुख्य बताई जाती है। आप उस पार्टी में गए, फिर उस पार्टी को छोड़ दिया। क्या रहा सारा सब कुछ? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का एक महत्वपूर्ण योगदान था राज्य बनाने के लिए, और साथ ही साथ बहुत सरकारी कर्मचारियों का, मातृशक्तियों का, छात्र संगठनों का, और बहुत सारे ऐसे लोग जो गुमनाम हो गए, जो ना किसी हुँ, संगठन में थे, किसी संस्था में नहीं थे, पर वो लोग लड़े। पर एक सामूहिक लड़ाई थी, उस सामूहिक लड़ाई से उत्तराखंड जो हमें था, जो वो मिला। और हमारी भी उत्तराखंड में ही क्रांति दल से जुड़ने की जब आंदोलन चल रहा था, मतलब ये हमारे गैरसैंण आंदोलन चल रहा था, उसमें भी हम तमाम तरह से हमने युवाओं ने मिलके किया, लगातार कार्य किया। तो हमें भी लगा कि एक क्षेत्रीय पार्टी से जुड़ना चाहिए, और उत्तराखंड क्रांति दल से भी हम जुड़े, और तमाम तरह से हमें लगा कि उत्तराखंड क्रांति दल में कुछ नए कार्य करने की कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड क्रांति दल से जोड़ा जाए, और उत्तराखंड क्रांति दल की जो मुद्दे हैं, क्योंकि हम तो मुद्दों से जुड़े रहते हैं, और अगर हमें जो राज्य के मुद्दे थे, जो राज्य आंदोलन हुँ। के दौरान के मुद्दे थे, तो उत्तराखंड क्रांति दल में हमें लगा ये मुद्दे हैं, उठाए जाएंगे, तो हम इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े, चाहे वो कानून की बात हो, मूल निवास की बात हो, तमाम तरह से जो क्षेत्रीय अस्मिता के जो मुद्दे हैं, क्योंकि अब एक्चुअली में मेरे पिताजी का भी मतलब देहांत उत्तराखंड में, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी, तो उनका भी देहांत उत्तरा यूकेडी से विलय कर रहे थे वो अपनी पार्टी का। तो मेरी भी एक ज़िम्मेदारी बनती थी कि जो उनकी अंतिम वो थी इच्छा कि यूकेडी से विलय करके देखा जाए, यूकेडी में काम किया जाए। तो इसलिए भी एक हमारी भी मेरी भी ज़िम्मेदारी थी व्यक्तिगत तौर पे कि एक बार यूकेडी में भी जाके देखा जाए कि यह कार्य कैसे होता है, इस कार्य में हम कितना योगदान दे सकते हैं। हुँ, तो कुछ चीज़ें हमें ये लगा कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, और जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो एक जिस विचारधारा पे उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था, वो कहीं न कहीं उस विचारधारा को आगे ले जा पाने में असमर्थ हो गए हैं। तो अब हम यूकेडी को किससे मानते हैं? हम यूकेडी को इंद्रमणि बडोनी जी से मानते हैं, विपिन त्रिपाठी जी से मानते हैं। हम जसवंत सिंह बिष्ट जी से मानते हैं, जो मतलब यूकेडी की विचारधारा हुँ, के हुँ, असली हुँ। लोग थे, नींव जिन्होंने थे। नींव थे, हुँ, डीडी पंत जी थे, जिन्होंने यूकेडी का गठन किया। तो अगर हमें ये लगा कि कहीं न कहीं यूकेडी भी इस विचारधारा को ले जा पाने में सफल नहीं हो पा रही है, और हम भी मतलब ये देख पा रहे हैं कि जो ले जा पाने में सफल हैं, मतलब सक्षम हैं, उनको वो आगे नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं मतलब हमें ये लगा कि शीर्ष नेतृत्व जो बैठा है, कहीं न कहीं सत्ता से जुड़ा हुआ है, और सत्ता से मतलब उसको कहीं न कहीं सत्ता उसको मजबूर कर रही है कि आप कि ऐसे लोगों को आगे मत आने दो। तो हमें मतलब बड़े क्षुब्ध हुए जब हमें ये लगा कि यहाँ जो इस यूकेडी की जो असली विचारधारा है, उसको ही आगे ले जाने का काम नहीं कर रहे। तो उससे फिर हमें भी मजबूरन अलग होना पड़ा, और हम
चाहते हैं, मतलब दिल से भी चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल आगे बढ़े, यूकेडी भी आगे बढ़े। यूकेडी के आगे बढ़ने का मतलब है कि उत्तराखंड ही आगे बढ़ेगा, उत्तराखंड की हम्म। क्षेत्रीय मुद्दों को उठा रही है। परंतु अगर यूकेडी से हम राज्य को बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकते। हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम पूरा अपना यूकेडी में ही कोई सुधारने में अपना समय दे दें, तब तक तो राज्य बिक जाएगा, है ना? इसलिए हमें ये लगा, जो समय की माँग थी कि हमें लगा कि अगर यूकेडी अगर वो मुद्दे नहीं उठा पा रही है, जो मुद्दे को लिए जिन यूकेडी का गठन हुआ था, तो वही यूकेडी के मुद्दे हम और भी स्वतंत्र तरीके से उठा सकते हैं, जो जिन लोगों ने, चाहे वो डीडी पंत की विचारधारा हो, इंद्रमणि बडोनी जी की विचारधारा हो, या विपिन त्रिपाठी जी की विचारधारा हो, हम उसको आगे ले जाएँगे। पर वो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो उत्तराखंड क्रांति दल से ही आगे ले जा सके, वो हम्म। किसी भी और स्वतंत्र तरीके से ले जाई जा सकती है। तो इस तरह से हमें भी लगा कि अब ये है कि समय को ज़ाया ना किया जाए, कि राज्य बचाने की लड़ाई सबसे अहम लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए चाहे यूकेडी का भी त्याग करना पड़े, हम यूकेडी का भी त्याग करने के लिए तैयार थे। बड़े भारी मन से किया, परंतु किया। और अभी भी मैं मानता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, यूकेडी में अगर नए लोग आए, एक बड़ी टीम आए, तो यूकेडी में भी बदलाव हो सकता है, परंतु एक बहुत बड़ी वहाँ भी क्रांति की आवश्यकता है उत्तराखंड क्रांति दल में। उत्तराखंड क्रांति दल की बात आई है, उत्तराखंड क्रांति दल से मेरे 2 सवाल हैं, जुड़े हुए 2 सवाल हैं। दूसरा सवाल मैं करूँगी अभी आपसे, लेकिन पहले ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सवाल भी क्या, ये बात कही गई है हमारी इससे पहले वाले जो पॉडकास्ट हैं, उनमें भी ये बात कही गई हुँ, है। उत्तराखंड क्रांति दल से ही आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने ये बात कही है कि जो युवा हैं, युवा जो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े, वो उत्तराखंड क्रांति दल में किसी तरह से पद पाना चाहते थे, या फिर ये कह सकते हैं कि कब्ज़ा करना चाहते थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, या किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, अगर ऐसा कुछ होगा, मुझे तो पता नहीं कि उन्होंने किनको लेके बात हुँ, करी है। अगर वो ये कह रहे हैं कि युवाओं ने, कुछ युवा थे या युवा थे, तो उत्तराखंड क्रांति दल में जो युवा आता है, वो उत्तराखंड क्रांति दल के अच्छे के लिए आता है, कुछ भला करने के लिए चाहता है, कि वो उत्तराखंड क्रांति दल को आगे ले जाना चाहता है, राज्य के ज्वलंत मुद्दों को उठाना चाहता है, इसलिए वो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ भी रहा है। वरना भाजपा कांग्रेस में वो जुड़ सकता है, और अपना मतलब ये है कि जीवन यापन तो कर ही सकता है, भाजपा कांग्रेस में जुड़ के तमाम तरह से हुँ, काम होते हैं। पर अगर यूकेडी से जुड़ रहा है, इसका मतलब है मुद्दों से जुड़ रहा है। तो अगर ऐसा कोई पद की लालसा या हो, तो ये बिना तथ्यों के या बिना उसके कहना ठीक भी नहीं है किसी जो वरिष्ठ व्यक्ति का। तो क्योंकि हम भी जो आए थे, हम भी यूकेडी में आए थे कि इस राज्य की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए, क्योंकि हम भाजपा कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टियाँ थी, उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमें यूकेडी सबसे वो लगा। पद की बात होती, तो पद की बात तो मेरे ख्याल से मैंने खुद भी, मतलब ये है कि बिना शुरू बहुत टाइम से बिना पद में यूकेडीबी के लिए भी काम किया। फिर छात्र संगठन की भी जिम्मेदारी दी गई यूकेडी में भी, उसको भी हमने ईमानदारी से निभाया। परंतु ऐसा अगर कहा जा रहा है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, दुःख की बात है कि हम खुद राज्य आंदोलन के परिवार से आते हैं। हमने तमाम तरह से सब कुछ चीज़ देखी, हुँ, और मेरे पिताजी तो जब तमाम तरह से यूकेडी में जो विलय की बात चल रही थी, तो मेरे पिताजी को तो महासचिव बनाया जा रहा था। तमाम अभी भी बहुत लोग हैं जो बोलते थे कि आपके पिताजी को यूकेडी का महासचिव बनाया जा रहा था, तब जाके पार्टी का, जो मेरे पिताजी की पार्टी का विलय होना था। तो ऐसी बात होती तो मैं भी कुछ केंद्रीय उसमें बड़ा पद माँग लेता, कि भई मेरे पिताजी की जो पार्टी जुड़ रही थी, तो मुझे भी कोई बड़ा पद दो। पर हमने तो कभी पद नहीं माँगा। हम तो राज्य बचाने की लड़ाई में लगे हुए थे। ज़मीनों को जो हमारे भू-कानून का आंदोलन था, मूल निवास का आंदोलन था। तो हमने पार्टी में भी यही बात कही कि क्योंकि हम पैरेलली भू-कानून मूल निवास का आंदोलन भी बड़े स्तर पे लड़ रहे थे, और हमारी यही निवेदन था पार्टी से भी, कि हम अगर भू-कानून मूल निवास का आंदोलन लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं उत्तराखंड की सारी जनता आए। एक हुँ, मतलब एक उसमें आए, जब हमने संघर्ष समिति बना रखी है। क्योंकि फिर अगर ज़्यादा अगर क्योंकि हमने एक चीज़ देखी कि अगर जनता थोड़ा-सा पीछे हट जाती है और राजनीतिक पार्टियों के झंडे-झंडे देख लेती है, और थोड़ा-सा वहाँ ये हुआ मतभेद, उनका ये सोचना था कि पार्टी के झंडे के तले ही सबको आना चाहिए, और हमारा ये था कि पहले हमें भू-कानून चाहिए। अब वो भू-कानून मजबूत भू-कानून के लिए लड़ने के लिए हमें सभी लोगों को लाना है, बिना पार्टी के झंडे के। हुँ, तो हमने कहा था कि नहीं, हम झंडे लेके आए, तो तमाम तरह से फिर झंडे लेके फिर कोटद्वार रैली में तो फिर यूकेडी के भी झंडे आए, कांग्रेस के भी झंडे आए, फिर उस दिन लोग बहुत आक्रोशित हो गए थे। हमने लोगों को समझाया। फिर हमने तमाम तरह से हर रैली में
ये फैसले निकाले कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के झंडे नहीं आएँगे, क्योंकि हम भी चलते आ जाते हैं कि हम जब एक ईमानदारी से एक ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूत कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कुछ भी तरीके से उसका ऐसा राजनीतिकरण हो कि लोग उससे छिटक जाएँ। तो गैरसैंण वाली रैली भी हुई थी, तो गैरसैंण वाली रैली में भी यही फैसला हुआ था कि कोई भी पार्टी के झंडे नहीं लाए आएगा। तमाम तरह से वहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय संगठन, सब ने ये फैसला लिया था। फिर भी यूकेडी वहाँ पार्टी के झंडे लाई और ज़बरदस्ती मतलब रैली में घुसने की कोशिश करी यूकेडी के लोगों ने। अब इसमें पूरी पार्टी के लोगों का तो मैं दोष बोलता नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं जो अराजकता फैलाना चाहते हैं। परंतु हम उनको एक ही बात बोलते हैं कि आप एक बारी विपिन त्रिपाठी जी, इंद्रमणि बडोनी जी, जो मैंने पहले भी कहा, इन सबके डीडी पंत जी, इन सबके विचारों को पढ़िए, इन सबको जानिए, यूकेडी की जो ब्लूप्रिंट था उसको पढ़िए। तभी आप यूकेडी की विचारधारा को समझ पाएँगे। अराजकता को यूकेडी ने कभी करी नहीं राज्य आंदोलन के दौरान, तो अब ऐसी अराजकता करने से यूकेडी को ही नुकसान होगा और हमारी खुद पीड़ा है कि हम भी चाहते हैं कि जो मैंने पहले भी कहा कि हम खुद चाहते हैं यूकेडी मजबूत हो, इस राज्य में बहुत ज़रूरी है यूकेडी का मजबूत होना। परंतु अब आप युवाओं पे ही सब थोप देंगे कि युवा हूँ पद कब जाना चाहते थे, युवा पार्टी कब जाना चाहते थे। तो आज की डेट में तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो पतन हुआ, वो युवाओं की वजह से तो हुआ नहीं। वो तो जो वरिष्ठ, जो बहुत पुराने लोग वहाँ शीर्ष नेतृत्व पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनकी वजह से यूकेडी का पतन हुआ। जो राज्य बनने के बाद जब अगर आपको अगर आपको पहले चुनाव में राज्य बनने के बाद 3 या 4 सीटें मिल रही है, तो इससे आप बहुत आगे बढ़ सकते थे। आज 25 साल हो गए और आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं, तो आत्ममंथन करने की ज़रूरत तो यूकेडी को भी है ही। तो मंथन पहले अपनी गलतियाँ देखनी चाहिए, उसके बाद ही किसी पे आप दूसरे पे उँगली उठाएँ, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि यूकेडी के 2 नेता जो हैं, वो जेल में हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे जो है यूकेडी और बाकी लोग भी, स्थानीय लोग भी उनकी रिहाई की माँग कर रहे हैं। बीच में एक मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया था, जो सदन में पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा पहाड़ी मैदानी की बात की गई और पहाड़ियों के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। उसके बाद से जो है उत्तराखंड में पहाड़ी और मैदानी वाला जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। ऐसे में यूकेडी के एक युवा नेता द्वारा टेबल पर जूता रखना, इस चीज़ को आप कितना सही मानते हो, कितना गलत मानते हो? देखिए, जिस तरह से पूरे आप उस घटनाक्रम को समझिए, हुँ, वो घटनाक्रम था कि एक होटल का कर्मचारी है, उसकी सैलरी नहीं मिली। अब बहुत समय से माँगा गया कि सैलरी दे दीजिए, हुँ, तो सैलरी वहाँ दी नहीं गई है। तो उस समय यूकेडी के जो हमारे वो आशीष नेगी जी थे, वो गए वहाँ और भी यूकेडी के कार्यकर्ता गए। आप जो उनके तरीके हैं, उस पे सवाल उठा सकते हो, तरीके पे हम भी मतलब सहमत-असहमत हो सकते हैं। मैं भी मतलब असहमत हूँ कि चलो तरीका गलत था। परंतु वो कोई बात गलत नहीं थी कि कर्मचारी को सैलरी, जो उत्तराखंड का जो बेचारा मूल निवासी जो मेहनत कर रहा है, उसको आप सैलरी समय पे देनी चाहिए, क्योंकि बड़े संघर्षों से व्यक्ति काम कर रहा है, अपना समय दे रहा है, अपना सब कुछ छोड़ के आके काम कर रहा है और हिंसा भी नहीं की। जूता रखा है, आप जूता रखना बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक एक गलत तरीका है, इससे जो आगे के वो हैं स्थितियाँ हैं वो और भी खराब हो सकती हैं। परंतु जो आप इस राज्य के आप 2 चीज़ों पे ध्यान दो कि प्रेमचंद अग्रवाल एक व्यक्ति पे, जब वो मंत्री थे, वो थप्पड़ मार रहे हैं, सब कुछ मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। वो खुले घूमे, उसके बाद उनको कोई परेशानी नहीं हुई, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना उनको थाने बुलाया गया। वहीं दूसरा व्यक्ति इस स्थिति में पहुँच चुका है कि उसने जूता रखा और बोला कि मुझ इस व्यक्ति को सैलरी दो, और वो आज 10-12 दिन हो गए हैं, जेल में बंद है। तो ये 2 कानून, मंत्री की गुंडागर्दी ठीक है, और जो व्यक्ति किसी के लिए सैलरी के लिए जा रखा है, उसने सिर्फ जूता रखा है, उसने मारा भी नहीं है, वो कानून उसके लिए आप उसको आपने जेल में डाल दिया। तो ये विरोधाभास भी ठीक नहीं है ना। अब हमें चिंता है आशीष नेगी जैसे युवाओं की, इसलिए हमें चिंता है कि वो इतने परेशान हो चुके हैं इस राज्य की स्थिति से कि वो बहुत आक्रोशित हो चुके हैं। उनका मेंटल लेवल बहुत हाई हो चुका है, मतलब अब वो आक्रोशित हो गए हैं, वो मतलब कि इस ये स्थिति सिर्फ आशीष नेगी की नहीं, ऐसे बहुत सारे युवा हैं इस राज्य में घूम रहे हैं, कि जो इस राज्य के कार्यों से, ये जो राज्य में जो 24 सालों से हुआ है,
उससे बहुत क्षुब्ध हो चुके हैं, जो पहाड़ को लूटा गया है, ये जो पहाड़ के साथ किया गया है, जो छल किया गया है। अब हम तो किसी तरह अपना आक्रोश रोक देते हैं। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ना चाहते हैं। उस राज्य में हम चाहते हैं कि भई पहाड़ की बात हो, डंके की चोट पे हो। तो हम तो लोकतांत्रिक तरीके से वो करते हैं, परंतु हर कोई युवा ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी न किसी तरह से मेंटली लेवल पे आप सोचिए कि आज बहुत सारी स्थितियाँ बदल चुकी हुँ। हैं। बहुत सारे मतलब हम ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका बैकग्राउंड अगर आप कभी किसी का बैकग्राउंड देखें, पता नहीं किन-किन चीज़ों से गुज़र रहा होगा, किन-किन संघर्षों से वो गुज़र रहा होगा, किस-किस मेंटल लेवल में वो गुज़र रहा होगा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो वो कहीं न कहीं वो आक्रोश किसी न किसी तरह से प्रकट हो जाता है। तो उसको वो उस समय ये सही लगा कि भई मैं मतलब जो उसका खुद ही स्वतः ही अंदर से आया होगा कि भई इसकी सैलरी नहीं मिले, ऐसा पहाड़ को लूटा जा रहा है। उस समय आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने गाली भी दी थी। तो उसी प्रकरण का एक मैं बोलता हूँ कि उसके दिमाग में क्या पता ये सब हुँ, भी हुँ, हुँ। हो। तो वो एक आक्रोश में आ गया, जूता रख दिया। मैं भले ही मान रहा हूँ कि जूता रखना भी मतलब एक ठीक वो नहीं है, परंतु जो प्रेमचंद अग्रवाल ने जो थप्पड़ मारी उसको जेल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और इस व्यक्ति को, इस युवा को जेल हो गई। तो ये दोनों कारणों के पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें हमें जाना होगा और हमें समझना होगा कि कोई व्यक्ति ये कर रहा है, क्यों कर रहा है। और अभी तक मतलब ये है कि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो इतना बड़ा भी अपराध ऐसा कोई किया नहीं। तरीके पे सवाल हम ज़रूर उठा सकते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, परंतु हम उसकी जो इंटेंशन थे, उसका इंटेंशन कोई गलत नहीं था। इंटेंशन उसका ये था कि उस व्यक्ति की सैलरी उसको समय पे मिल जाए। बाकी मेरे ये है कि कोई मतभेद आपस में किसी भी समाज का जो अगर मतभेद होंगे तो वो राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और युवा एक क्रांति लेकर आए हैं इस राज्य में, चाहे वो जल-जंगल ज़मीन की लड़ाई हो या फिर कैसी भी लड़ाई हो। अगर हम बात करें कि कुछ समय पहले से कुछ युवा जो ज़्यादा हाइलाइट मैं कह सकती हूँ हुए हैं, जिन्होंने ज़मीनी मुद्दे को, क्षेत्रीय मुद्दे को, उत्तराखंड के मुद्दों को जिन्होंने ज़्यादा हवा दी है या आगे लाने की कोशिश की है। इनमें अगर हम बॉबी पमार की बात करें या मोहित डिमरी की बात करें, त्रिभुवन चौहान की बात करें या आपकी बात करें। एक सवाल मेरा ये है और काफ़ी लोगों का ये सवाल है, काफ़ी जनता का ये सवाल है कि मुद्दे उठते हैं, मुद्दों की बात की जाती है। यहाँ पे बात की जाती है कि जी हम सिर्फ़ मुद्दे उठाने आए हैं, राज्य को बचाने आए हैं। उसके बाद वो स्विच हो जाता है या चेंज हो जाता है राजनीति में आने के लिए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मुद्दे सिर्फ़ इसलिए उठाए जाते हैं कि उन्हें राजनीति में कदम रखना होता है। देखिए, एक होता है कि आप लोग कैसे राजनीति में आए। एक 2 तरह से चीज़ होती है। कुछ लोग सिर्फ़ करियर बनाने के लिए आते हैं। हम कभी करियर बनाने के लिए इस फ़ील्ड में आए नहीं। हम तो अपना करियर छोड़ के इस फ़ील्ड में आए। क्योंकि हमें स्थितियाँ जब लगी कि यार स्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही है। तो मेरा खुद का मतलब ये था कि ट्रैकिंग कैंपिंग की कंपनी मेरी ठीक-ठाक चल रही थी। मैं तो पहाड़ों में जब घूमा, स्थितियाँ जब देखी मैंने, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्थितियाँ बद से बदतर हो रही हैं अभी भी। तो इस तरह से तमाम तरह से जो लोग आए, वो आंदोलन के थ्रू आए। वो ऐसे नहीं आए कि वो पहले किसी पार्टी से जुड़े, फिर उन्होंने कुछ किया। तो आप अगर पार्टी से ही जुड़े होते पहले स्टेप में, तो उनको आप कह सकते थे कि वो राजनीति करने ही आए थे, कि मतलब एक राजनीति में करियर बनाने। परंतु कभी-कभी स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि सिचुएशन ऐसी हुई कि हम राज्य को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम तमाम तरह से हमने गैरसैंण राजधानी के लिए आंदोलन किया। गैरसैंण राजधानी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। हमने तमाम युवाओं को गैरसैंण के मुद्दे पे एक किया। ये आया कि आप ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई। हम स्थायी राजधानी की माँग कर रहे थे। उसके बाद जो बड़ा आंदोलन आप कह सकते हैं भू-कानून मूल निवास का, या भर्ती घोटालों का भी, जो बेरोजगार संघ ने भी किया। अब हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, 2 साल हम सड़कों पे काम कर रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं। पूरी तरह से हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जनता के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि मजबूत भू-कानून होना चाहिए, ज़मीन का कानून ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। परंतु सरकार आपके मुँह में तमाचा मार रही है। एक ज़मीन बेचने वाला कानून ला के, ज़मीन बचाने वाला कानून की जगह ज़मीन बेचने वाला कानून ला गई। तो अब करें तो करें क्या? हुँ, अब या तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, तो या तो फिर इस राज्य में हम ये भी नहीं चाहते कि लोग इतने मजबूर हो जाएँ, अपनी स्थितियाँ देखते हुए, कि वो हथियार उठाने में मजबूर हो जाएँ। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए इस राज्य में। तो लड़ाई क्या बचती है फिर? लड़ाई बचती है लोकतांत्रिक तरीके से। राजनीतिक तरीके से लड़ाई अगर हम लड़ेंगे, तो क्योंकि हमने ये देख लिया कि जब सिस्टम से लड़ना है, तो अब हम ये समझ रहे हैं कि हम जब सिस्टम के अंदर ऐसे लोगों को भेजेंगे,
जो इस राज्य की पीड़ा समझते हैं, जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग आएँ, तब इस राज्य की जो अवधारणा है उसको बचा सकते हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी सिर्फ कहाँ कमी रह गई? ये राज्य बना था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था इस हुँ, राज्य के लिए। मतलब एक पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा, अगर कभी आप देखो तो ये बहुत बड़ा क्षेत्रीय आंदोलन है, हुँ, उत्तराखंड आंदोलन। तो उत्तराखंड जब बना था तो उसके बाद आप ये देखिए, जो राज्य आंदोलनकारी थे, वो मतलब कि उन्होंने कहीं न कहीं राजनीति से थोड़ा दूर हो गए, तमाम तरह से जो लोगों को आना चाहिए। तो इस वजह से जब राज्य आंदोलनकारी सत्ता पे नहीं आए, तो वो राज्य के लिए नीतियाँ भी नहीं बना पाए, जो हुँ, राज्य हित की जो नीतियाँ बननी चाहिए थी। तो ऐसे लोगों को आने का मौका दे दिया जो दूर-दूर तक राज्य आंदोलन में नहीं थे। जिन्होंने, लोग कहते हैं कि जिन्होंने अपने गाँव का प्रधान नहीं बनना था, वो यहाँ मंत्री भी बन गए, उत्तराखंड बनते ही। हुँ, तो स्थिति यही हुई कि ऐसे-ऐसे लोग जो उत्तराखंड विरोधी लोग थे, वो उत्तराखंड की राजनीति में आ रहे थे, उत्तराखंड में मंत्री बन रहे थे, विधायक बन रहे थे। राज्य आंदोलनकारी आते तो कम से कम राज्य की जो अवधारणा थी, उसको बचाने का कार्य करते, उसके लिए नीतियाँ बनाते। तो कहीं न कहीं वो जो गलती हुई है, उस गलती से हमने ये सीखा है कि अगर हम कोई आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन से भी सरकार अगर चीज़ें नहीं मान रही है, हुँ, तो आप पे रास्ता क्या बचता है? आप पे यही रास्ता बचता है कि जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आंदोलन के से इस राजनीति में आए हैं या इस समाज को बदलने आए हैं, उनको ही सिस्टम के अंदर हम भेजने का एकमात्र तरीका अगर हम चाहते हैं कि वो कुछ नीतियाँ बने राज्य के हित के लिए, तो राज्य के हित के लिए नीतियाँ तो विधानसभा के अंदर ही बन सकती है, सरकार में ही बन सकती है। बाहर से हुँ, आप हमने ये देख लिया, कितना भी चिल्ला लें हम, बाहर से तो कुछ बदल ही नहीं रहा है। तो हमारे पास यही चाह रहा है कि जब राजनीति से ही जब सब कुछ बदलना है, जब नीतियाँ विधानसभा के अंदर बन बन रही है, जब विधानसभा के अंदर आपके पास नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, विधानसभा के अंदर आपके पास के अपने पक्ष के विधायक हैं, जो आपकी तरह सोच रहे हैं, उस उससे अगर विधानसभा में कोई कानून बन रहा है, कोई नीति बन रही है, तो वहीं से बन रही है। तो इसके पास तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता, तो हमने यही सोचा कि अब अगर राजनीति, देखिए राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है। राजनीति होनी चाहिए, राज्य हित की राजनीति होनी चाहिए, पहाड़ के हित की राजनीति होनी चाहिए, जिस राज्य हित के लिए इस राज्य के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। तो डंके की चोट में राजनीति में आए वैसे लोग, और जहाँ अगर हम गलत होते हैं या कुछ गलत होते हैं तो जनता बताएगी ऐसे लोग को। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें भेजो, हम वो बोल रहे हैं कि उनको भेजो जो सिर्फ डंके की चोट में इस राज्य के ज्वलंत मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब जब 25 सालों से इस राज्य के मुद्दों में हमने राष्ट्रीय पार्टियों को देख लिया कि ये, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जब ये कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं इस राज्य के मुद्दों पे या राज्य के ज्वलंत मुद्दों में या पहाड़ के मुद्दों पे स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर चारा क्या बचता है? तो चारा तो यही बचता है कि अब युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, हुँ। समझदार युवा हैं, जो इस राज्य को समझते हैं, जो इस हिमालय को समझते हैं, जो यहाँ की आबो-हवा को समझते हैं, यहाँ के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, वहाँ तक वो अंतिम व्यक्ति तक से मिले हुए हैं, उन लोगों को ही आना पड़ेगा, तभी जाके ये राज्य बचेगा। ऐसे युवा आए तो थे ना, अगर हम बॉबी पवार की बात करें, चलो मैं ये मानती हूँ कि एकदम से उतने बड़े लेवल के लिए भी उन्होंने जो चुनाव लड़ा और उनको काफ़ी सपोर्ट मिला भी, जनता ने उनको प्यार भी दिया, काफ़ी सपोर्ट दिया। उसके साथ ही अगर हम त्रिभुवन चौहान की बात करें, तो उन्होंने भी केदारनाथ विधानसभा के से चुनाव लड़ा। उसके बाद अगर हम पत्रकार हैं नवल खाली उनकी बात करें तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा, लेकिन उतना सपोर्ट तो कहीं देखने को मिला नहीं और सबसे बड़ी बात है विपक्ष का, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनकी मुख्य प्रवक्ता भी यहाँ पर कुछ दिन पूर्व आई थी, तो उन्होंने तो साफ ये बात कही है कि जो जितने भी ये युवा चुनावी मैदान में उतरे हैं, इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी चुनावी मैदान में आने की। और दूसरी बात, ये कोई जीतने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, ये सिर्फ वोट काटने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इन बातों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि आप जी। बोल रहे हो कि ये आए और सफल नहीं हुए। देखिए, ऐसा हम सफलता को तोल नहीं सकते ऐसे आंकड़ों हुँ, में कि क्यों बॉबी आया। बॉबी 26 वर्षीय का युवा था, लोकसभा चुनाव लड़ा और भाजपा कांग्रेस के मजबूत जड़ें हिला दी। संसाधनों के खिलाफ लड़ा है, जिसपे संसाधन भाजपा कांग्रेस में तमाम तरह से संसाधन से मजबूत पार्टियां थी, और उस उनके खिलाफ लड़के, मतलब पहाड़ों की विधानसभाओं से तो बॉबी ज्यादातर विधानसभाओं से आगे ही था। हुँ, देहरादून आके थोड़ा ये हुआ कि देहरादून में आके पीछे, और कम से कम पौने 2 लाख वोट मिलना राज्य बनने के बाद मेरे ख्याल से किसी को भी, इस निर्दलीय प्रत्याशी को इतने वोट नहीं मिले। वो भी युवा। वो भी 26 वर्षीय युवा को। त्रिभुवन चौहान जी भी जो लड़े, उनको भी आप लगाइए कि जब भाजपा कांग्रेस
कहीं भी उनको गिनती में नहीं गिन रही थी। तो उनको भी मतलब एक ये है कि 10,000 वोट मिले एक उपचुनाव में, जो हुँ। उपचुनाव बिल्कुल 2 पार्टियों का चुनाव होता है उपचुनाव। हुँ, हुँ। उपचुनाव में किसी तीसरे पक्ष की जगह ही नहीं बचती। परंतु वहाँ भी वो एक मैंडेट मिलना, मास्टर जी लड़े भाजपा कांग्रेस के खिलाफ हुँ। श्रीनगर से। उनको एक 20 20,000 22,000 ऐसी कुछ वोट मिले, 1800 वोटों से ही हार गए थे वो। तो ऐसा नहीं है कि एक एकदम से आप ये भी नहीं कह सकते कि एकदम से ही सब कुछ मिल जाए। हुँ, हुँ। संघर्ष सुख राजनीति में भी है ही, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, उसमें भी एक संघर्ष है, एकदम से चीज़ें तुरंत भी नहीं मिलती, परंतु ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था जनता का। इसका मतलब ये है कि जनता कहीं न कहीं तीसरे पक्ष की ओर देख रही है। जनता कहीं हुँ। न कहीं चाहती है कि वो भाजपा, कांग्रेस, ये जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, वो उनसे इतर वो एक विकल्प की तरफ देखना चाहती है जो पहाड़ों के ज्वलंत मुद्दों पे एक स्टैंड रखते हैं। उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पे एक स्पष्ट सोच रखते हैं। तो उनको सच में आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए उन्होंने एक वोटों के माध्यम से, अपने मतों के माध्यम से एक जनादेश भी दिया है। हुँ। तो वो एक हम पे ये है कि एक और मजबूत होने का जनादेश रहा है। जहाँ तक आपने वो कांग्रेस प्रवक्ता जी की बात करी है कि जो कह रहे हैं कि जल्दबाजी कर दी। अब जल्दबाजी कर रही है, आपको दिल्ली में अगर आप कन्हैया कुमार को दूसरी बार अगर आप एमपी टिकट दे रहे हो कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी से आए हुए एक व्यक्ति जो कांग्रेस में आ गए हैं, उनको टिकट देना तो जल्दबाजी नहीं है, उनको एमपी का चुनाव लड़ाना जल्दबाजी नहीं है। तो या उत्तराखंड का युवा चुनाव लड़ेगा तो वो जल्दबाजी है? और मतलब कांग्रेस से नहीं लड़ जो कांग्रेस से जो युवा नहीं लड़ रहा, वो कैसे जल्दबाजी कर रहा है? मुझे थोड़ा ये समझा दीजिए। और कांग्रेस के वोट काटने की तो बात से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस, भाई अगर कोई व्यक्ति भाजपा कांग्रेस से लड़ना चाह रहा है, हुँ। जो भाजपा कांग्रेस की सोच से सहमत नहीं है, तो वो कैसे कांग्रेस में के वोट काट रहा है? भई अगर ये तो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आप क्या चाहते हैं कि यहाँ से या तो फिर भाजपा कांग्रेस ही सरकार बनाते रहें, तो फिर सभी को घर बैठा दो। या तो बोलो कि या तो यहाँ भाजपा पे रहेगी सरकार या कांग्रेस की बनेगी। ये तो लोकतंत्र है, तो अधिकार है लड़ने का। हम क्या चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? अगर हमें लग रहा है कि भई भाजपा कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता को फुटबॉल बना दिया है हर मुद्दे पे, तो 5-5 साल का वो बनता रहता है, कार्यकाल बनता रहता है और 25 सालों में भाजपा ने कुछ दिया, ना कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुद्दों पे कुछ स्पष्ट स्टैंड दिया। तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं लड़ने की और मजबूती से अगर हम आ रहे हैं, तो हम क्या वोट काट रहे हैं? और अगर अगर कांग्रेस खुद भी चाहती, तो कांग्रेस टीडी लोकसभा में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं वो नहीं खड़ा करती? वो भी कोई लड़ने देती? जो पौने 2 लाख वोट हैं, आपके कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र 30,000 वोट ज़्यादा पड़े हैं बॉबी से। तो आप नहीं उठाते कैंडिडेट? तो जहाँ अब ऐसा तो है, जहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर में आती है जिन विधानसभाओं में, चाहे वो देवप्रयाग विधानसभा में है या टिहरी विधानसभा में है, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। तो हुँ। कांग्रेस क्यों उठा रही थी प्रत्याशी अपने? तो ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस भी वोट काट रही है कहीं बहुत सारी जगहों में। तो यहाँ ऋषिकेश में क्या हुआ? ऋषिकेश में कांग्रेस ने प्रत्याशी क्यों उठाया अपना? हुँ। कांग्रेस से भी 10-12,000 कांग्रेस के वोट भी आए हैं, 20,000 वोट मास्टर जी के आए हैं, 21,800 वोट इनके आए हैं आपके बीजेपी के। तो कांग्रेस वहाँ भी नहीं उठाती प्रत्याशी, जो तीसरे नंबर में जब आपका प्रत्याशी इतने नीचे था, तो आप भी तो वोट ही काट रहे हो। आप कौन-सा मतलब ये है कि आप भी तो जहाँ जहाँ आप तीसरे नंबर में हो, तो आप वो भी तो समझो, अपना ग्राउंड सिचुएशन भी तो समझो कि भई आप भी तो कहीं न कहीं, अगर आप जिस हिसाब से आप हमें गलत बोल रहे हो, उस हिसाब से तो फिर आप भी गलत हो। तो ईमानदारी से आपको देखना चाहिए कि जब एक लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप वोट काट रहे हो या आप वोट नहीं काट रहे हो। जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो उस मुद्दों पे हम डंके की चोट में चुनाव लड़ेंगे या उस मुद्दों पे हम जनता के पीछे लेके जाएँगे। आप घुमा-फिरा के अगर आप युवाओं पे ही अटैक करेंगे, आपको अपनी पार्टी पे देखना चाहिए, अपनी पार्टी की नीति को भी देखना चाहिए, अपने पार्टी के लोगों पे देखना चाहिए कि आपके पार्टी के लोग या आपका पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किस तरह से उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पे स्टैंड रख रहा है, बोल रहा है। क्योंकि मुख्य विपक्ष का काम तो मुझे लग नहीं रहा हुँ। कांग्रेस कर रही है। मुख्य विपक्ष का काम तो लग रहा है कि है जो ये युवा हैं, ये सभी कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस विपक्ष का रोल भी ईमानदारी से निभा पा रही है। तो उन्हें पहले ईमानदारी से विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए, उसके बाद जिनके वही बात है, जिनके घर खुद शीशे के बने हुए होते हैं, उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो पहले वो अपने घर पे देखे, फिर दूसरों की बात करे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम विपक्ष के शीर्ष की बात करें, अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की, वो भी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने खुद ये बात कही थी कि थर्ड फ्रंट जो बन के सामने आया है, वो कुछ भी नहीं है।
गिनती या फिर चुनाव यहाँ पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बाकी यहाँ पर थर्ड फ्रंट जैसा कुछ भी नहीं है। जो ये युवा आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, तो ये एक यूँ कह सकते हैं कि ये हवा की झोंके की तरह हैं, जो आए और कहाँ जाएँगे पता नहीं चलेगा। देखिए, वो पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि अभी तो हमने थर्ड फ्रंट की कोई ऐसी घोषणा भी नहीं करी है। अभी तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं हुँ, कि इस उत्तराखंड राज्य में विकल्प किस तरह से आना चाहिए। विकल्प कैसा भी हो सकता है, कोई कुछ भी विकल्प हो सकता है। तो अब हरीश रावत जी ये कहें कि थर्ड फ्रंट कुछ भी नहीं है, तो हरीश रावत जी को पहले अपनी स्थिति भी देखनी चाहिए कि वो तमाम तरह से उनका राज्य की में क्या योगदान रहा, राज्य बनने के बाद क्या योगदान रहा। राज्य आंदोलन के दौरान तो हमने तमाम तरह से किस्से सुने हैं हरीश रावत जी के कि वो राज्य बनने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। तो जो व्यक्ति राज्य बनने के पक्ष में नहीं रहा हो और फिर राज्य बनने के बाद भी तमाम तरह से उन्होंने सिर्फ़ अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही काम किया हो और राज्य हित के लिए कोई अतुलनीय काम योगदान ना दिया हो, तो वो अगर बात करें तीसरे पक्ष की, तो वो बेईमानी होगा कि अब मैं हम भी उनके बयानों पे कुछ बयान दें, वो भी ठीक नहीं होगा। वरिष्ठ हैं वो उनका हो सकता है अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए योगदान हो या अपने जो दिल्ली की सीट्स हाईकमान है, उस पे कुछ एहसान हो, तो वो अलग बात है। परंतु हरीश रावत जी को उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पे तो उन्होंने आज तक कुछ बोला नहीं है। जब वो गैरसैंण की बात थी, गैरसैंण की बात में भी वो तमाम पूरी कथा सुनाते हैं। परंतु जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने गैरसैंण के मुद्दे पे कोई स्टैंड नहीं दिया। स्थायी राजधानी ही बना देते या ज़मीन पे कोई मजबूत कानून ला जाते। तो उनका खुद का कोई मतलब ये था कि जब नैनीसार में उन्होंने लाठीचार्ज किया था जो वहाँ जिन एक हमारे जो आंदोलनकारी लोग थे, तो जो नैनीसार की जो ज़मीन है, जो जिंदल ग्रुप कब्जाना चाहता था, तो उस समय लोग आंदोलन हुआ, तो उन्होंने उसी उन लोगों पे लाठीचार्ज कर दिया। तो उनके मुँह से तो जज उत्तराखंड के हितों की बात करना तो बहुत मुझे बेईमानी सी लगती है, ज़मीनों की बचाने की बात करना बेईमानी लगती है। मुख्यमंत्री होते हुए वो गैरसैंण पे कोई स्टैंड नहीं दे पाए, स्थायी राजधानी पे कोई स्टैंड नहीं दे पाए और जैसे ही आप विपक्ष में चले गए, तो बड़ी-बड़ी पोस्टें लिखते हैं, वो पीड़ादायक पोस्टें दिखती है उनकी कि गैरसैंण को ये होना चाहिए था, मेरी से गलती हुई, मैं गैरसैंण को राजधानी नहीं बना पाया। अब जब आप हो ही नहीं कुर्सी पे, तो आप पूरी गाथाएँ सुनाते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और थर्ड फ्रंट की बात भी मुझे लगता है कि हरीश रावत जी भी क्यों चाहेंगे कि थर्ड फ्रंट इस राज्य में हो, जब भाजपा कांग्रेस के बीच फुटबॉल चल ही रहा है, जनता को फुटबॉल बनाए रखा, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई तीसरी शक्ति यहाँ हो जो राज्य के ज्वलंत मुद्दों की बात करे, राज्य हित की बात करे। तो हरीश रावत जी का सोचना तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो खुद ही नहीं चाहते कि भाजपा कांग्रेस के अलावा किसी मुद्दे पे यहाँ बात हो, तो वो क्यों साथ देंगे? तो इस उनके वो बयान पे कोई बयान देना भी मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भले ही वो मुख्यमंत्री रहे हैं, परंतु उनका भी कोई ऐसा कोई अहम योगदान इस राज्य के लिए नहीं है और राज्य के लिए कोई अहम योगदान हो तो उनके लोग या उनकी पार्टी के लोग वही प्रचार करते हैं। आज स्थिति कांग्रेस की अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुख्य विपक्ष भी नहीं रहा है, सीटें हुँ। लगातार कम हो रही हैं। आप मेयर के चुनाव में ये मेयर और पार्षद के नगर निकाय चुनाव में आप देख लीजिए 51% निर्दलीय लोग चुन के आए हैं, 51 से 52% लोग। बिल्कुल। 35% लोग बीजेपी से चुन के आए हैं पूरे उत्तराखंड में और 12-13% लोग सिर्फ कांग्रेस से चुन के आए हैं। इस बार लोग कांग्रेस के टिकट में लड़ने को तैयार ही नहीं थे। हुँ। लोग बोल रहे थे हम निर्दलीय लड़ जाएँगे, कांग्रेस से हमें टिकट ना दीजिए। तो जिस पार्टी की स्थिति है उस पार्टी में हम क्या जवाब दें उस पार्टी के अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। आए वो मुद्दों पे लड़ें, कानून के मुद्दे पे आएँ, सड़कों पे आमरण अनशन में बैठें, गैरसैंण के मुद्दों पे बात करें, तब बात करेंगे वरना तो हरीश रावत जी कहेंगे कि थर्ड फ्रंट की ज़रूरत नहीं है। थर्ड फ्रंट की ज़रूरत बिल्कुल है और राज्य बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि थर्ड फ्रंट इस राज्य में आए। थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, बहुत सारे जनता ऐसी है जिनके कानों में ये बात तो है कि थर्ड फ्रंट जैसी कुछ बात चल रही है या फिर कुछ ऐसा विकल्प आने वाला है। जनता तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए आप अलग-अलग गाँवों में घूमे भी हैं, लोगों से मिले भी हैं। तो आपने क्या स्थिति जाँची है या फिर किस तरह से देखा है कि जनता को वाक़ई में किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह से हम लोगों के बीच जा रहे हैं और संवाद कर रहे हैं, तो एक बेचैनी तो है लोगों के अंदर। हुँ, वो बेचैनी ये है कि 25 वर्षों के अंतराल में भी मतलब ये है कि जो एक लड़ाई थी कि वो एक 20 उन्होंने वो दौर देखा था राज्य आंदोलन का दौर, मैं पुराने लोगों की बात करता हूँ।
राज्य आंदोलन का दौर देखा था, तो वो उस समय उनकी भी आकांक्षाएँ थी, सपने थे हुँ, हुँ। कि राज्य बनेगा, हमारी हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, हमारी जो ये समस्याएँ हैं मूलभूत, चाहे वो सड़क की है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनमें कहीं न कहीं सुधार आएगा, हमारी बात होगी। और जो युवा हैं, वो अपना चाहते थे कि नौकरियाँ, जो सरकारी नौकरी है, उसमें उनको प्रतिनिधित्व मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा जो मेहनत कर रहा है, वो इन नौकरियों में आए। परंतु वो बेचैनी और गुस्सा है लोगों के अंदर कि हर तरीके से छला गया, ठगे गए कि 25 सालों में तो ना तो इस राज्य में कहीं हम बात करें पहाड़ों में खासकर, कहीं हुँ, एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ आपकी सारी जो हम बोलते हैं कि ऋषिकेश देहरादून में जो हॉस्पिटल है, उसके बराबर का हॉस्पिटल को जो सारी सुविधाएँ जो मिलनी चाहिए, पहाड़ों में कहीं नहीं है। तो रेफरल सेंटर ज़्यादातर बन गए हैं, बड़े-बड़े हॉस्पिटल। तो हर तरीके से उन लोगों के अंदर गुस्सा है कि किस तरह से मतलब आप देखिए जो किसी महिला पे अगर किसी आदमखोर गुलदार का अटैक हो रहा है या गुलदार का हमला हो रहा है, जो घास लेने गई हुई है या किसी भालू का अटैक हो रहा है, उसको मतलब आप वो बेचारी कहाँ अगर दुर्गम क्षेत्र में गढ़वाल की तरफ होगा तो उसको फिर श्रीनगर लाया जाता है, श्रीनगर से फिर रेफर रेफर ऋषिकेश देहरादून होता है अगर वो बच गई तो, वरना तो आधे से ज़्यादा केस में तो बच भी नहीं पाती बेचारी। तो स्थितियाँ इस तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जहाँ सड़कें नहीं हैं, किस तरह से डिलीवरी हम भी देखते हैं कि पहाड़ों में महिलाओं की डिलीवरी किस तरह से होती है। पहले तो उनको सड़क पे ले जाने के लिए एक खटिया चाहिए होती है, उस पे ले जाते हैं। फिर सड़क से फिर अस्पताल ले जाओ। फिर हुँ। कोई गंभीर अगर कोई एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में अभी पौड़ी में जो बस गिरी थी, पौड़ी श्रीनगर के उसमें, तो हाँ, पौड़ी पहले तो फिर पौड़ी ले गए। फिर पौड़ी में स्थिति जो वहाँ डॉक्टर ही नहीं थे इमरजेंसी में, तो फिर श्रीनगर लाया जाए, श्रीनगर में भी हंगामा हुआ। तो ये मतलब ये धरातल की स्थिति है जो मतलब लोगों से जुड़ी हुई बात है। शिक्षा में भी ये है कि 10वीं 12वीं तक आदमी पढ़ाई कर ही लेता है किसी तरह अगर पहाड़ों में, फिर उसके बाद मजबूरी हो जाती है कि चलो यार देहरादून, ऋषिकेश या हल्द्वानी में किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो और बात रही क्षेत्रीय जो अस्मिता के मुद्दे हैं कि राजधानी नहीं है, भू कानून नहीं है, मैं मूल निवासी था, मुझे स्थायी निवासी बना दिया गया है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, तो जनता के अंदर एक आक्रोश है और उस आक्रोश और बेचैनी है, पर कोई मैं ये समझता हूँ जो ईमानदारी से अगर कोई विकल्प आएगा जनता के सामने, तो जनता उसको चुनेगी और ईमानदारी से मतलब है जो जनता के मुद्दों पे ईमानदारी से लड़े। अपनी हुँ, महत्वाकांक्षाओं को आगे ना रखे कि मुझे ही नेता बनना है, मुझे ही लीडर बनना है, मुझे ही नेतृत्व करना है। अगर कोई ये सब त्याग के जनता के मुद्दे उठाएगा जो विकल्प, उस विकल्प को जनता ज़रूर चुनेगी, जो मुझे लगता है। क्योंकि बहुत हुँ। सारी समस्या तो है ही, जिन मुद्दों पे हमें जो हम जिनसे बात कर रहे हैं, जो बेचैनी है लोगों के अंदर। अब जनता जाग रही है अगर देखा जाए तो, हाँ, मतलब समझ रही है कि भला-बुरा क्या है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जो 25 सालों का जो मैं आपको पहले ही बोला कि जो जो ये हुआ है कि कांग्रेस, बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टियों ने जो सिर्फ़ दिल्ली के बारे में सोचा, जो दिल्ली से चले हैं, हुँ, तो वो ये समझ रहे हैं कि जो दिल्ली से चलने वाली जो संगठन है या जो दल है, वो कभी भी पहाड़ के का हित नहीं चाहेंगे और पहाड़ के मुद्दों को क्यों पहाड़ को समझते नहीं है। दिल्ली बहुत दूर हो जाता है हमारे पहाड़ वालों के लिए, वो दिल्ली से देख नहीं पाते यहाँ की हुँ। कि असल में क्या समस्या है और जो यहाँ का है, जो यहीं से चल रहा है, वही समझ सकता है कि उत्तराखंड की जो असल में जो धरातल में जो समस्या है वो क्या है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो हमारी जनताओं के मन में ज़रूर चल रहा होगा, हमारे दर्शकों के मन में, कि 2027 के चुनाव के लिए क्या तैयारी है? किस तरह से बदलाव आने की जो संभावना है, उसको धरातल में किस तरह से उतारा जाएगा? देखिए जिस तरह से एक हम जो अभी हमने यात्रा भी करी कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में जिसमें मूल निवास संघर्ष समिति के, बेरोजगार संघ के, तमाम तरह से जो और भी जो लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं और महिला शक्ति है और वो लोग जो राज्य के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं राज्य हित के लिए। तो हमारी लगातार ये टीमें बन रही है, हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अभी तो जिले वाइज़ यात्रा हुई है। फिर हम ब्लॉक में भी जाएँगे, फिर आपकी गाँव-गाँव भी हमारी यात्राएँ होंगी और हम लोगों से पूछेंगे कि किस तरह से हम संगठन भी बनाएँगे, पर हम लोगों से भी पूछेंगे कि आप किस तरह का विकल्प चाहते हैं। जैसा वो बोले, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम एक राजनीतिक पार्टी बना के ही जाएँगे। अगर कोई अगर जनता अगर ये बोले कि भई इस विकल्प है कि आप इस विकल्प को चुन सकते हैं। अगर वैसा काम करना है तो हम वैसा काम करेंगे। जनता बोले बिल्कुल ही एक नया विकल्प बनाना है तो वैसा भी विकल्प बनाएँगे। हम ये नहीं है कि हम जनता को जो पहले भी हुआ है कि हम जनता पे विकल्प थोप दिया गया हुँ, कि भई ये विकल्प है,
इसी को वोट दो, ऐसा नहीं होगा। हम जनता से पूछेंगे, जनता की राय लेंगे। विकल्प तब ज़्यादा सही रहता है कि जब वो जन आकांक्षाओं से उभरे, जो जनता है वो उसको उभारे। अगर कुछ 4 लोग अपने आप को नेता मान के बोलेंगे कि जी हम हैं, तो तभी भी चीज़ें नहीं होंगी। ये एक लंबी लड़ाई है और जो लोग हैं हमें बहुत काफ़ी सकारात्मक रूप से लोगों का समर्थन मिल रहा है। वो जो हमने आंदोलन किए अब हमें पता चल रहा है कि उन आंदोलनों का असर गाँव-गाँव तक हुआ है। हुँ। तो वो चीज़ें अब हमें भी समझ में आ रही हैं। जिस तरह से लोगों के बीच एक उत्साह है और जो जिस तरह से अभी चाहे वो बॉबी पमार भाई का चुनाव हुआ हो या त्रिभुवन भाई का हो या दिनेश चंद मास्टर जी का भी रिजल्ट आया हो, इससे एक पता चलता है कि एक वैक्यूम जो है, जिससे भाजपा कांग्रेस से जो नाराज लोग हैं, वो बहुत बड़े स्तर पे इस राज्य में हैं और राज्य के जो लोग हैं, वो एक बदलाव चाहते हैं। तो 2027 के लिए मतलब ये है कि गाँव-गाँव, ब्लॉक-ब्लॉक हम जाएँगे, यात्राएँ करेंगे, लोगों से मिलेंगे, सकारात्मक रूप में मजबूत होंगे। मूल निवास भू कानून और पहाड़ के तमाम तरह से जो भी मुद्दे हैं, उनको लेके जनता से बात करेंगे, संवाद करेंगे और एक निर्णय तो ले लिया ही जाएगा विकल्प का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और उसके बाद जो भी उचित लगेगा भाजपा कांग्रेस से तो हमारा जो एक स्टैंड है कि अगर जब भाजपा कांग्रेस से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, तो नहीं मिलती है। बात तो हम विकल्प की करेंगे और विकल्प के तौर पे ही जनता के बीच जाएँगे। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड के युवा राजनीति में भी अपनी पकड़ इस तरह से बना रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों की बात हो पा रही है। और इसके लिए सर मैं आपको शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आपने जनता के मुद्दों को इस लेवल तक उठाया है, इस लेवल तक पहुंचाया है कि आज जो गांव का बच्चा है, गांव का जो युवा है या गांव के जो बुजुर्ग हैं, अपनी पीड़ाओं को कह पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर अभी से बदलाव नहीं माँगा गया, बदलाव के लिए कोशिश नहीं की गई, तो आने वाला समय और ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज इस प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज हमने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लूसन टोडोरिया जी से बात की और ये भी जाना कि अगर क्षेत्रीय मुद्दों की बात नहीं होगी, पहाड़ की पीड़ाओं की बात नहीं होगी, तो आने वाला समय है, वो समय इतना बुरा हो जाएगा या फिर इतना ज़्यादा बदल जाएगा जिसको देख पाने की या जिसको स्वीकार कर पाने की शायद फिर हमारे पास हिम्मत ना बचे। खैर ऐसे ही बाकी मुद्दों को लेकर मैं जल्द ही मौजूद होंगी। तब तक आप आईटीजी टॉक्स को सब्सक्राइब बिल्कुल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।